बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन साइकिल। इसमें हम देखेंगे कि कार्बन का साइकिल इसका मतलब क्या है। आपको पता है कि साइकिल क्या होता है? एक मुकम्मल किसी चीज़ का एक मुकम्मल दुरानिया, कि वो किस किस प्रोसेस से गुज़र कर दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशन पर आ जाता है, इसको साइकिल कहते हैं। यानी एक ख़ास वक्त के बाद कोई चीज़, कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ जाए, उसको साइकिल कहते हैं। अपनी पहली हालत में पहुंच जाए, अपनी पहली जगह पर पहुंच जाए, उसको साइकिल कहते हैं। कार्बन साइकिल का क्या मतलब है? कार्बन, आपको पता है कि कार्बन क्या है? कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। आपको पता है इस बात का कि अ, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं बड़ी डिटेल में। तो कार्बन साइकिल हम देखना चाहते हैं कि कार्बन साइकिल क्या है और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कार्बन जो है, इसकी थोड़ी सी हमें मालूमात, मतलब ये क्यों अहम है ये हमें पता होना चाहिए। इसकी थोड़ी सी बेसिक मालूमात है जो हमें पता होनी चाहिए। वो ये कि कार्बन, इस पूरे साइकिल में कार्बन जो है मालिक्यूल, ये बहुत अहम है। मालिक्यूल इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये यानी मुख्तलिफ मालिक्यूल की शक्ल में ये मौजूद होता है एनवायरनमेंट में, या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मालिक्यूल्स एसेंशियल टू लाइफ कंटेन कार्बन। ये तमाम जो हैं, ये इन तमाम के अंदर ही, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन चार बताएंगे, ये तमाम ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं। और ये तमाम बने हुए किससे हैं? कार्बन से। यानी इन तमाम के अंदर कार्बन मौजूद होती है। यानी कार्बन की ये अहमियत है, खसूसियत है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि ये इन तमाम वो चीज़ें जिनसे ज़िंदगी वजूद में आती है, उसमें कार्बन मौजूद होता है। तो ये कार्बन की खसूसियात में से है। तो कार्बन जो है, इसमें यानी वो कोई एलिमेंट की सूरत में नहीं, बल्कि किसी मालिक्यूल की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है ना वो मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर कार्बन जो है वो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मौजूद है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये 0.0% है एटमॉस्फेयर का। यानी तमाम गैसेस जो बनी हुई हैं उनमें से इसका इतना हिस्सा है। अ, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये समंदर में भी, फ्रेश वाटर में, एज डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में पाई जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पानी के अंदर डिज़ोल्व हुआ है। और इसी तरह रॉक्स में किस तरह पाई जाती है? कैल्शियम कार्बो CaCO3 की सूरत में पाई जाती है। यानी एयर में कैसे होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में। पानी में कैसे होगी? डिज़ोल्व हुई हुई होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर हम बात करें कि लाइमस्टोन, यानी इसको चूने का पत्थर कहते हैं, तो ये CaCO3, चूने का पत्थर, यानी ये जो चूना मतलब वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं ना, वो है ये। तो ये यानी सॉलिड फॉर्म में इसमें पाई जाती है। तो इन तमाम से, ये तमाम सोर्स हैं किसका? कार्बन का। इन तमाम से हम कार्बन को निकाल सकते हैं। देखिए ना, CaCO3, इसमें से कार्बन को आप ले सकते हैं। इसी तरह CO2 में से कार्बन को आप यहाँ से ले सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें। इसको फिर आप फर्दर जहाँ यूज़ करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। मिसाल के मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में पाई जाती है। कार्बन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से मौजूद है, जिस जहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। यानी फ़िज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में मौजूद है। पानी के अंदर ये डिज़ोल्व हुई भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर रॉक्स में लेना है तो ये CaCO3 की फॉर्म में आपको यहाँ से कार्बन मिल सकती है। ये इसका मतलब है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक बहुत ही अहम
गैस है जो कि ग्रीन हाउस में ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये होता है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, पानी होता है, या मीथेन होती हैं। यानी ये कौन सी गैसेस होती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा अमल होता है जिसके दौरान हम एयर में प्लेनेट यानी जो ज़मीन है उसमें हम उसकी जो सतह का टेम्परेचर है उसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेते हैं। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हम जो देहात से ताल्लुक़ रखते हैं उन बच्चों को भी पता होगा कि ये यानी बाज़ जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो है वो एक प्लास्टिक कवर से उनको कवर कर देते हैं। प्लास्टिक के ज़रिए उन्हें कवर करके उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा लेते हैं। ये आपको पता है बखूबी। इसी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैसेस अहम है उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली भी पाया जाता है और हम इसको खुद भी मतलब कंट्रोल में भी, एनवायरनमेंट में भी इसको इस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी हम जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी ये क्रॉप्स की, फसलों की, उसमें तो क्या होता है कि बस टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं उसके ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये अ, जो तकरीबन 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मिकदार है ना वो इन्वायरमेंट में वो तकरीब बढ़ चुकी है। थर्ड कब से? अगर इसका कंपेयर करें 150 साल पहले तक, तो 150 साल पहले जितनी एयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी ना, अब उससे 30% ज़्यादा है। यानी मिसाल के तौर पर पहले 100 थी तो अब 130 हो गई है। 30% का ये मतलब है, ज़्यादा हो गई है। तो तो ये करता क्या है कि मैंने अभी बताया जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है कि टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं तो वो क्या होंगी, वो भी क्या करेंगी, तो वो प्लेनेट को, या हम जहाँ पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। तो कार्बन साइकिल तो क्या है? कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल ये है कि द ग्लोबल मूवमेंट ऑफ कार्बन बिटवीन द एबियोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेयर एंड ओशन एंड द ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज कार्बन साइकिल। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या है? कार्बन है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं कहेंगे, अब कार्बन। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है जहाँ से कार्बन को लिया जा सकता है। इन अब जितने भी पौधे वगैरह हैं या जानदार हैं वो तमाम के तमाम जो हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉरी कार्बन को यानी जज़ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। अ, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये दोबारा से जो कार्बन इन्होंने एयर से ली थी, किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एयर से जो कार्बन ली थी, वो दोबारा किसी प्रोसेस के ज़रिए ये दोबारा एयर में शामिल कर देने के नाम को कार्बन साइकिल कहते हैं। यानी कार्बन का एनवायरनमेंट से लेना, उसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना और मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजरने के बाद दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर वापस शामिल कर देने के, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कार्बन साइकिल कहते हैं। मिसाल ये पानी की साइकिलिंग भी होती है, आपको पता होगा या आपने ये सुना होगा कि पानी की साइकिलिंग कैसे करते हैं। पानी को साइकिल करें, रिसाइकिल करें, क्या करें मतलब कि पानी रिसाइकिल का क्या मतलब है? ये हम यानी बाकी कंट्रीज़ में तो ये हो रहा है कि हम जो पानी को यूज़ करते हैं वो पानी को यूज़ करने के बाद
वो दोबारा से उस पानी को रिसाइकल करके उसी पानी को दोबारा से हम इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार जो पानी इस्तेमाल किया वो फिर दोबारा यानी सीवरेज से होता हुआ वो नहरों में जाए, वो दरियाओं में जाए या समंदर में जाए, वो यूज़लेस हो जाता है। रिसाइकिल का मतलब है कि हम उसको पानी को एक बार इस्तेमाल कर लें और उसके बाद उसको दोबारा से कुछ प्रोसेस करने के बाद दोबारा हमारे पास वो इस्तेमाल के लिए आ जाए, उसको कहते हैं रिसाइकल। रिसाइकल ये है कार्बन की साइक्लिंग, यानी कि कार्बन को एनवायरनमेंट से लेना, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारने के बाद, इस्तेमाल के बाद उसको दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देना, शामिल कर देना, कार्बन साइकिल कहलाता है। अब ये देखें ये कैसे होगा, ये दिलचस्प मरल है, इसको हम देखते हैं। देखें एयर के अंदर क्या है, कार्बन एटमॉस्फेयर में मौजूद है, एयर में यानी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो प्लांट्स हैं ना वो यूज़ करते हैं कार्बन टू मेक फूड। जो प्लांट्स हैं यानी पौधे जो हैं वो इस कार्बन को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, खुराक बनाने के लिए। ये जो फूड है, ये जो सब्जियां हैं, ये जो फल हैं, ये असल में क्या है, ये खुराक है। ये कौन बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो पौधे इन्होंने जो खुराक बना ली, उन्हें क्या करते हैं, या तो उन उस उनको क्या करते हैं, जानवर जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जानवर या इंसान। चूंकि साइंस के रूप से इंसान भी एक जानवर ही है, इसलिए उन्होंने एनिमल्स ही लिखा हुआ है, यानी इसमें सब शामिल हो जाएंगे। जिन्हें हम जानवर कहते हैं वो भी शामिल हैं इन एनिमल्स में, और हम इंसान बजाते खुद भी इसमें शामिल हैं। कि या वो खुराक कौन, इंसान या जानवर जो है वो खा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो कार्बन यूज़ हुई हुई होती है फूड बनाने के लिए, वो उस फूड में मौजूद होती है। फिर उसके बाद वो जब वो जानवर वो खुराक खाते हैं तो उनके अंदर कार्बन आ जाती है। ठीक है। तो प्लांट्स ने क्या किया, कार्बन को एयर से लिया, खुराक बनाई। उस खुराक के दो हो सकते हैं पॉसिबल कंक्लूजन। एक रूट, दो रूट हो सकते हैं। एक ये कि जानवर उन्हें खा लें, दूसरा ये है कि वो प्लांट्स जो है ना वो डाई हो जाएं। यानी अगर कोई मिसाल के तौर पर जंगलों में जिस तरह जैसे खुराक बनती है और खुराक बन के गिर जाती है और उसके बाद वो डाई हो जाती है, वहीं पर डीकम्पोज होना शुरू हो जाए, तो जानवर मिसाल के तौर पर। तो फिर क्या होगा, इसके भी दो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। एक ये कि ये प्लांट्स और एनिमल जो डाई हुए हैं ये डीकम्पोज हो जाएं। तो अब इनमें जो प्लांट्स था उनके अंदर क्या थे, कार्बन थे। अगर ये डीकम्पोज हो जाते हैं तो डीकम्पोज होने की सूरत में, डीकम्पोज का क्या मतलब होता है, डीकम्पोज का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़, यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट, उसको किसी मराहिल से गुजारने के बाद दोबारा उन्हीं चीज़ों में तब्दील कर देना जिनसे वो बनी थी, उसको डी कंपोजिशन कहते हैं। यानी अब ये इंसान या जानवर या पौधे जिन चीज़ों से मिलकर बने थे उनमें क्या मौजूद थी, एक चीज़ कार्बन थी। तो जब ये डीकम्पोज होगा तो कार्बन दोबारा कहाँ का आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये था कि ये डायरेक्ट डीकम्पोज हो जाए, एक ये है कि ये पार्टली डीकम्पोज हो जाएं। बॉडी इज नॉट डीकम्पोज कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे डीकम्पोज ना हो, बल्कि आफ्टर मैनी ईयर्स बिकम पार्ट ऑफ ऑयल और कोल डिपॉजिट्स। आपको पता है कि ये जो ज़मीन से कोयला या ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें नेचुरल गैस भी आ जाती है, पेट्रोल भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है, ये पेट उनको ना कलेक्टिवली फॉसिल फ्यूल्स कह देते हैं। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं ज़मीन के नीचे। ये कैसे बनी है, ये जानवरों या पौधों के मर जाने से, और उनके वो वहाँ पर डीकम्पोज नहीं होते, बल्कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उनमें केमिकल चेंजेस होती रहती हैं, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ चीज़ों में बन जाते हैं, जिसमें से कोयला भी है, जिसमें से फॉसिल फ्यूल्स यानी ये जो पेट्रोल या डीजल या दूसरी जो गैसेस हैं, सॉरी जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी चाहे वो नेचुरल गैस है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, ये तमाम उस एक उससे यानी वो जो एक मटेरियल बनता है, ये तमाम चीज़ें उससे
बनती हैं उनसे निकाल लेते हैं, हम अलग कर लेते हैं, यानी पेट्रोल को अलग कर लेते हैं, डीजल को अलग कर लेते हैं। नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हों तो वहाँ से नेचुरल गैस को कैप्चर कर लेते हैं। तो यानी वो डीकम्पोज नहीं होते एनिमल्स या प्लांट्स, बल्कि वो क्या होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से वो ऑयल में या गैस में या कोयले में तब्दील हो जाते हैं। तो बहरहाल अगर ये ऑयल गैस या कोयले में तब्दील हो जाएं तो उसके भी क्या होते हैं, दो पॉसिबल रूट हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो जो फॉसिल फ्यूल्स है, यानी ये तमाम, यानी पेट्रोल डीजल ये ज़मीन से डायरेक्ट पेट्रोल नहीं निकलता, डायरेक्ट डीजल नहीं निकलता, बल्कि एक और प्लाज्मा टाइप मटेरियल होता है जिसमें ये मौजूद होती हैं। हम उसको ना अलहदा कर लेते हैं, पेट्रोल को अलहदा कर लेते हैं, डीजल को अलहदा कर लेते हैं। तो जो भी हो उसको कलेक्टिवली फॉसिल फ्यूल्स कह देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अब उससे हमने पेट्रोल हासिल कर लिया, अब पेट्रोल को जब हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जलते हैं, बर्न होते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और फिर उसके नतीजे में कार्बन कहाँ आ जाता है, दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाता है। या उसका जो दूसरा वे है वो ये है कि कार्बन स्लोली रिलीज फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, यानी इसमें से कार्बन आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है और वो भी दोबारा कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो ये देखें, ये तमाम क्या है, ये कार्बन का साइकिल है कि यानी प्लांट से एक काम शुरू हुआ, प्लांट्स ने कार्बन एटमॉस्फेयर से कार्बन लिया और उसके बाद ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इसको देखें, तो इसका एंड रिजल्ट क्या है कि कार्बन दोबारा से कहाँ आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। इसको कहते हैं कार्बन साइकिल। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से ये कार्बन साइकिल होता है और हर स्टेज पे क्या क्या होता है, उसको सब सामने रखेंगे। तो ये इन तमाम को वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखें कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, एल्जाई एंड साइनोबैक्टीरिया रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर। तो ये रिमूव कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर से, और उसके बाद इनकारपोरेट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, और उसके नतीजे में क्या होता है कि ग्लूकोज बन जाता है, यानी फूड बन जाती है, शुगर बन जाता है। तो photosynthesis incorporates carbon from the abiotic into the biological compounds of producers। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी खुराक का जो हिस्सा है वो प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखें कैसे होगा, केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर होना है तो उसके लिए क्या केमिकल इक्वेशन उसकी क्या बनती है। तो उसमें देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ जाएगी, एयर में से आ जाएगी, पानी प्लस सनलाइट, सूरज की रोशनी, और क्लोरोफिल, यानी ये पौधों के अंदर एक ऐसी खूबी है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से पौधे ग्रीन नज़र आते हैं, क्लोरोफिल। तो अगर ये प्रोसेस हो, ये तमाम चीज़ें मौजूद हो, तो फोटोसिन इस तमाम अमल को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके नतीजे में जब ये रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इस सारे अमल को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये खुराक बन गई, ग्लूकोज बन गया, ये जो प्लांट्स जो हैं, जो फूड बनाते हैं, जो खुराक बनाते हैं, वो ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो देखें पहला प्रोसेस, पहली स्टेज आ गई डीकम्पो, जो हमने वो जो एक ग्राफ डिस्कस किया था उसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस था। तो फोटोसिंथेसिस ऐसे होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, पानी होता है, सनलाइट हो, और वो पौधा जो है उसमें क्लोरोफिल मौजूद हो, तो इन तमाम की मौजूदगी में क्या हो जाता है, कार्बन ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। इसी तरह डीकम्पोजिशन हो, अगर एनिमल डी डीकम्पोजिशन, ये देखें ये अब चल रहा है, यानी यहाँ पे आकर डीकम्पोज जो होगा तो कैसे कार्बन दोबारा एयर में आ जाएगी। तो जैसे डीकम्पोज होता है, तो many of the compounds are used as fuel for cellular respiration by the producer that made them।
by consumer that eats producer or by decomposer that breaks down the remains of the producer or consumer. प्रोड्यूसर जो पौधे जिस तरह प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर जो जानवर उन्हें खा लेते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू द एटमॉस्फेयर. जानवर जब सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब है कि जानदार जो सांस लेते हैं. सेलुलर यानी जो चीज़ सेल से बनी हुई हो, चाहे वो इंसान है, जानवर है, या छोटे से छोटा कोई जानदार है, वो सेलुलर होगा ना. तो सेल से मिलकर बना हुआ होगा. तो ये जानदार जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर में वापस कर देते हैं. सही है. तो ए सिमिलर कार्बन अकर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. जिस तरह हम ज़मीन के ऊपर यानी सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस कर देते हैं एयर में, इसी तरह अगर ये एक्वेटिक सिस्टम हो, एक्वेटिक सिस्टम यानी जिस तरह समंदर है, दरिया के अंदर जो जानदार हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें डिज़ोल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर. तो वो उनका सर्कल वहाँ से चलता रहता है, साइकिल वहाँ से चलता रहता है. यानी हम या जानवर जो ज़मीन के ऊपर हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोबारा रेस्पायरेशन के ज़रिए एयर में मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन अगर कोई जानदार पानी में है तो वो फिर अपने उस सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में डिज़ोल्व कर देगा. तो सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए क्या होता है कि ये जो रेस्पायरेशन यानी अम्ल तनफ़ुस यानी सांस लेने का अमल, उसमें क्या होता है कि एनर्जी होनी चाहिए, यानी ग्लूकोज हो प्लस ऑक्सीजन हो, और उसके नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो हम एयर के अंदर एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेलिंग के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सहेलिंग के दौरान हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर में या एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं. तो उसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी और एनर्जी. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ आ जाती है, एयर में आ जाती है, जिससे कार्बन का साइकिल भी बन सकता है. तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस incorporates the carbon atoms from the carbon dioxide gas. जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या करता है कि कार्बन एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या कर लेता है, कार्बन एटम्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर. ये देखें, यहाँ पर यही किया था कि ये फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में. यही उसमें बता रहे हैं. एनिमल्स ईट द प्लांट्स एंड यूज द कार्बन टू बिल्ड देयर ओन टिश्यूज. अब एनिमल्स, जैसे मैं बता चुका हूँ उस वाली स्लाइड पे जिस पे वो एक पूरा ग्राफ बना हुआ है, कि जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को यानी उन्हें अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और उन प्लांट्स के अंदर जो कार्बन थी उसको इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, टू बिल्ड देयर ओन टिश्यूज़, अपने टिश्यू बनाने के लिए, यानी प्रोटीन बनाएंगे, अब उनके जो मसल्स हैं उन्हें बनाएंगे, या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें टिश्यूज़ से बनी है ना मिलकर, तो वो उस कार्बन को इस्तेमाल कर लेंगे किस में, अपने टिश्यू बनाने के लिए. अब हो सकता है कोई और जानवर उसे, यानी मिसाल के तौर पर बकरी पौधे खा ले, और फिर बकरी को यानी कोई मतलब शेर खा ले, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो कार्बन प्लांट से बकरी में और बकरी से किस में, शेर में मुंतकिल हो जाएगा. तो यही इसमें यही बात है. दीज एनिमल रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू एयर व्हेन दे ब्रीथ. तो ये जानवर जो हैं ये दोबारा से मुंतकिल कर देते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को. हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहें या कार्बन कहें, वो उसका मतलब वही है कि वो कार्बन का साइकिल होगा. तो वो कैसे दोबारा से एयर के अंदर मुंतकिल कर देते हैं, या वो ब्रीथ करें या वो मर जाएं, यानी डाई हो जाएं, तो उसके नतीजे में क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएंगे. डीकम्पोज होंगे तो दोबारा से कार्बन उसमें आ जाएगी, या द कार्बन इज रिटर्न टू द सॉइल ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन. तो ये वही. और तीसरा क्या हो सकता है कि अभी जैसे हमने वहाँ बताया था कि गैस या
कोल बन सकता है, गैस बन सकती है, पेट्रोल बन सकता है, यानी वो उसका जो एक पूरा पैकेज होता है। वो किस तरह से बनता है? वो ये होता है कि हज़ारों साल अगर कोई जानदार या ट्रीज़ यानी दरख्त वगैरह पौधे और इस तरह की तमाम जानदार अगर वो ज़मीन की निचली तह में किसी तरह पहुंच जाएं और वहाँ पर वो हज़ारों साल पड़े रहें, लाखों साल पड़े रहें, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो पार्टली डीकम्पोज हो जाते हैं। और जिसके नतीजे में क्या होता है कि या वहाँ पर गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ये वाला स्लाइड का ये वाला हिस्सा चल रहा है, मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाला हिस्सा चल रहा है कि वो डीकम्पोज नहीं हुए, बल्कि क्या हुए, body is not decompose after many years become part of oil or coal deposits। कि बहुत अरसा पड़े रहने के बाद, बहुत अरसा यानी वो लाखों साल होते हैं, पड़े रहने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वो ऑयल में, या गैस में, या इन किसी चीज़ में। ये वही बात कर रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये स्ट्रिप कोल्स माइनिंग इन चाइना, और ये कोल माइनर, ये माउंटेन टॉप रिमूवल, ये तमाम कोयले की वही एक उसी तरह से प्रोड्यूस हुए जो अभी हमने बताया कि हज़ारों साल लाखों साल पड़े रहने के बाद वो जो प्लांट्स थे या वो एनिमल्स थे या जानदार थे, वो हज़ारों साल पड़े रहने के बाद वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डीकम्पोज नहीं होते। तो इसी तरह मैरीन प्लैंकटन एंड रिमेन, इसी तरह वो जो ऑयल, द ऑयल्स ऑफ यूनिसेलुलर मैरीन ऑर्गेनिजम्स प्रोबेबली गेव राइज टू द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस दैट एक्यूमुलेटेड इन द जियोलॉजिक पास्ट। ये मैं अभी जैसे मैंने अब बताया कि हज़ारों साल रहने के बाद वो उसमें मुख्त ये जो ऑर्गेनिज्म यानी कोई जानदार भी हो सकता है ना, या कहीं पे भी हो सकते हैं, ये समंदर की तह में भी हो सकते हैं, और भी कहीं किसी और जगह पे भी हो सकते हैं। तो इसी तरह जो कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस हैं कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम जानदार जो वहाँ पर पड़े रहे हज़ारों साल लाखों साल, उसके नतीजे में ये बन जाते हैं। तो यहाँ वो कह रहा है कि द अर्थ हैज़ अ फाइनाइट और लिमिटेड सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज। यानी ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे वो नेचुरल गैस है, चाहे कोयला है, या कोई और गैस है जो इसके नतीजे में बनती है, उनकी जो अ, अ, वो लिमिटेड हैं, यानी उन जो हमारे पास उनके रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, एक ना एक दिन इन्होंने ख़त्म हो जाना है। अगर हम इसको मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अब देखें कि हम पेट्रोल जो है वो कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब हम कितना अरसा मज़ीद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 200-300 साल शायद और इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद दुनिया का पेट्रोल जो है वो, यानी जो ज़मीन से ये निकल रहा है, पेट्रोल तो नहीं निकलता खालिस, मैंने अभी बताया भी आपको कि, लेकिन वो जो एक वो जो फॉसिल फ्यूल होता है उसमें से हम उसको अलहदा कर लेते हैं। लेकिन वो ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, शायद 100, 150 या 200 साल और चल जाए, मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता कि कितना है, वो आप गूगल करके देख लें कि कितने साल का हमारे पास, यानी दुनिया के पास इतना है कि वो पेट्रोल उससे बना सकें या डीजल बना सकें मिसाल के तौर पर। तो इसलिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसके। उसके बाद है कंबस्शन। कंबस्शन, ये अब इस वाली स्लाइड के इस वाले हिस्से पर आ गए हैं, यानी कंबस्शन हो तो क्या होता है। तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल बन गए, या फॉसिल फ्यूल के भी दो हो सकते हैं। एक है ये हम इसको बर्न करेंगे, यानी अब ये जो पेट्रोल बन गया, इसे हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं तो वो बर्न होता है ना। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, बर्न करें तो क्या होगा। तो बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये बर्न करें तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो वो कहाँ पर आ गई, वो दोबारा एयर में आ गई। ये देखें, बर्न करने के बाद यहाँ पर हैं हम, बर्न किया तो बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एयर में आ गई, साइकिल पूरा हो गया। देखिए हम ये मुख्तलिफ साइकिल जो है ना वो कर रहे हैं। अब यहाँ से अब बर्न हो गया, अब यहाँ से क्या होगा, स्लोली रिलीज फ्रॉम दी सब्सटेंसेस। अब यहाँ ये आ सकता है नेक्स्ट। तो सही है। अब है कि
ये जो लाइमस्टोन यानी ये जो चूने का पत्थर जो बनता है, इसमें से भी हम कार्बन को ले सकते हैं। तो ये कैसे बनता है? ये भी इसी तरह से बनता है कि हज़ारों यानी अगर मिसाल के तौर पर वो 1000 साल रखने से बनता है, तो ये an even greater amount of carbon that is stored for millions of years is incorporated into the shells of marine organisms. तो ये जो है ज़्यादा अमाउंट कार्बन जो है वो हमें मिल सकता है कहाँ से? लाइमस्टोन से। तो वो लाइमस्टोन कैसे बनेंगे? वो भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जिस तरह से अभी बताया कि नेचुरल गैस या बाकी कोल वगैरह जो बनी है, उसी तरह से ये लाइमस्टोन बन सकता है। इसका यानी या वो बन सकते हैं या ये भी बन सकते हैं। तो ये तमाम बन सकते हैं। और फिर लाइमस्टोन से आप किस तरह से करेंगे? लाइमस्टोन से इस तरह से आप कार्बन लेंगे कि या पानी वो में वो डिसॉल्व हो जाए, वहाँ से ले लें, या उसको आप मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लें, और इस्तेमाल करने के बाद वो कार्बन जो है वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा से एयर में आ जाए। तो एक और इसको शो किया हुआ है इसी तरह से कार्बन साइकिल को। ये देखें कि कार एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, तो उसके नतीजे में इस पौधे को एक जानवर इस्तेमाल कर लेगा, खा लेगा, तो ये इसके अंदर, और जब ये डीकम्पोज होगा या ये ड्यूरिंग रेस्पायरेशन यानी सांस के दौरान, ये जानवर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इधर एयर में रिलीज़ कर देगा। या क्या होगा कि ये हज़ारों साल पड़े रहने के बाद ये पौधा जो है, ये जानदार हज़ारों साल ज़मीन के नीचे पड़े रहने के बाद ये कोल या ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको फिर हम अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर लेंगे, और गाड़ी में वो बर्न होगा, और बर्न के नतीजे में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा एयर में आ जाएगी। ठीक है? तो अब इसका नतीजा क्या है? थस फोटोसिंथेसिस रिमूव्स कार्बन फ्रॉम द एबियोटिक एनवायरनमेंट। फोटोसिंथेसिस से यही होता है ना कि कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट से ले ली जाती है और उसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यही होता है। जबकि सेलुलर में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, कंबस्शन या एरोजन ऑफ लाइमस्टोन, यानी वो लाइमस्टोन को इस्तेमाल करने के बाद वो जो कार्बन है, रिटर्न कार्बन टू दी वाटर, या वो पानी में चली जाएगी अगर वो एक्वेटिक सिस्टम है, या एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। ठीक है? यानी फोटोसिंथेसिस से जो कार्बन आपने ली, यानी माहौल ने जो कार्बन ली, वो रेस्पायरेशन, कंबस्शन या लाइमस्टोन की एरोजन की वजह से दोबारा कहाँ पर चली जाएगी? एनवायरनमेंट में चली जाएगी। सही है? तो व्हाई कार्बन साइकिल इज सो इम्पोर्टेंट? कार्बन साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप देखें कि इस कार्बन साइकिल में सबसे अहम चीज़ क्या है? फोटोसिंथेसिस। यानी उससे खुराक बनती है, पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, उस खुराक को जानवर इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद ज़िंदगी रवां-दवां है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इट इज़ द वे द अर्थ प्रोड्यूसेस फूड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसी वजह से कार्बन साइकिल बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ इससे खुराक बनती है। और दूसरा क्या है कि CO2 प्लेज अ की रोल इन ट्रैपिंग हीट इन एटमॉस्फेयर। मैंने अभी आपको बताया था कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका क्या होता है कि ये टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से अ, एक एक गैस है जो कि एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और कार्बन जो है प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कंबस्शन, ये इसके कुछ खसूसियात हैं वाई कार्बन साइकिल इज़ सो इम्पोर्टेंट। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये इसके ज़रिए फूड बनता है। तो थ्रू decomposition it serves as the earth's waste disposal system. In addition, the carbon cycle is important because carbon containing gases in the atmosphere affect the earth's climate. ठीक है? यानी कार्बन की जो गैसेस हैं, वो जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो वो उसको कंट्रोल करती है। आपको पता है कि आजकल ये बात बहुत अहम, यानी
अक्सर लोग करते रहते हैं कि हमारा जो है ना वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको हमने कंट्रोल करना है। वो इसी वजह उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि उसमें से एक फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ जाना है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इंक्रीज CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ द क्लाइमेट वार्मिंग ऑब्जर्व इन रिसेंट डेकेड्स। क्या मतलब है कि ये जितनी भी टेम्परेचर हमारे क्लाइमेट में बढ़ा है ना, उसमें से 50% जो बढ़ा है वो उसका जो उसकी जो रीज़न है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ जाना है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, उसमें से बड़ी जो रीज़न है वो CO2 का इंक्रीज हो जाना है। तो अब हम क्या करें इसके, अगर ऐसा है तो इसमें ये कर सकते हैं कि आप चीज़ों को कम से कम जलाएं, यानी पेट्रोल कम यूज़ करें, गैस कम यूज़ करें। इसी तरह यानी जलने जलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम कम कर दें, क्योंकि जैसे चीज़ बर्न करती है तो कार्बन कहाँ आ जाती है, एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो जब इन्वायरमेंट में आती है तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है आपके इन्वायरमेंट का, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो क्या करें, बर्न लेस स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स, यानी पेट्रोल, ऑयल, गैसेस और ये तमाम चीज़ें। और क्या करें, प्रमोट प्लांट लाइफ स्पेशली ट्रीज, यानी दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। ठीक है, तो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो क्या होगा कि एयर से प्लांट्स जो हैं वो क्या होगा, वो कार्बन को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन की जो जो कार्बन बढ़ गई है एयर के अंदर, वो क्या हो जाएगी, उसकी मिकदार कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में हमारा टेम्परेचर भी, ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।